नमस्कार दोस्तों, मैं अखिल वी अकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। क्लास 12th की इकोनॉमिक्स बुक 2 भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास यानी कि इंडियन इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2 का पार्ट 2 है। ये पार्ट 1 पहले ही हमने अपलोड कर दिया है, तो वीडियो आप देख लीजिएगा, आपको वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उसका लिंक। भारत में पंचवर्षीय योजनाएं, लक्ष्य तथा उपलब्धियाँ। तो हमने पार्ट 1 में पहले ही बता दिया आप लोगों की आखिरकार जो योजनाएं थी भारत सरकार के द्वारा और लक्ष्य उपलब्धियां, कुछ पार्ट हमने पहले बता दिया है। आइए देखते हैं कि सेकंड पार्ट में क्या क्या हमने पढ़ना है। टॉपिक्स पहले जान लेते हैं पढ़ने से पहले। आर्थिक नियोजन का क्या अर्थ है, ये हमने पहले बता दिया आप लोगों को। भारत में आर्थिक नियोजन की आवश्यकता किस प्रकार से है, निर्देशात्मक नियोजन तथा व्यापक नियोजन किस प्रकार से है, अर्थव्यवस्था के प्रकार कौन कौन से होते हैं, पूंजीवादी, समाजवादी तथा मिश्रित अर्थव्यवस्था कौन कौन से होते हैं, और भारत में नियोजन के दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन लक्ष्य कौन से हैं, और 1991 में तक नियोजन के अंतर्गत अपनाई गई आर्थिक नीति की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। और भारत में नियोजन की कौन कौन सी उपलब्धियां, सफलताएं रही हैं, ये पढ़ेंगे। और भारत में अन्य नियोजन की कौन कौन सी असफलताएं हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा 6 टॉपिक है आज का। 1991 तक नियोजन के अंतर्गत अपनाई गई आर्थिक नीति की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, आखिरकार कौन कौन सी, आखिरकार ये जान लेते हैं एक बार। भारत सरकार की आर्थिक नीति सन 1991 के पश्चात नियोजन में महत्वपूर्ण बदलाव आया तथा आर्थिक नीति की विशेषताओं का ध्यान दो तरीके से हुआ, जो कि सन 1991 से पूर्व और सन 1991 के बाद में हुआ था। आगे देखते हैं इसकी विशेषताएं कौन कौन सी हैं, पहले ये जान लेते हैं हम। पहली है हमारी सार्वजनिक क्षेत्र पर बहुत ज़्यादा भरोसा करना, यानी कि जो सार्वजनिक क्षेत्र सबके लिए, जो जनता के लिए होती है सार्वजनिक क्षेत्र, उस पर बहुत ज़्यादा भरोसा करना। इसका अर्थ क्या है एक बार जान लेते हैं। 1991 से पहले आर्थिक नीति सार्वजनिक क्षेत्रों पर बहुत ज़्यादा भरोसा करती थी, जो कि 1956 की औद्योगिक नीति में सार्वजनिक क्षेत्र के लिए 17 उद्योग सुरक्षित रखे गए थे, जबकि निजी क्षेत्र के लिए केवल 12 उद्योग सुरक्षित ही रखे गए थे। आगे देखते हैं, इसमें सेकंड पॉइंट हमारा है छोटे पैमानों के उद्योगों को अधिक मात्रा में संरक्षण प्रदान करना और बड़े पैमाने के उद्योगों को विनियमित करना। इसके बारे में जान लेते हैं क्या है ये। बड़े पैमानों के उद्योग का कई अधिनियम द्वारा संचालित किया जाता है और दूसरे छोटे पैमानों के उद्योग को प्रतियोगिता से संरक्षित किया जा सकता है। उत्पादन के कई क्षेत्रों पर केवल छोटे पैमानों के उद्योग के लिए आरक्षित कर दिया गया है। और तीसरा पॉइंट हमारा है बचत तथा निवेश पर केंद्रित किस प्रकार से किया जाता है, उसके बारे में जान लो एक बार। बचत को प्रोत्साहित करने के लिए ब्याज की ऊंची दरें प्रदान की गई हैं। निवेश को आर्थिक सहायता एवं पूंजी अनुदान द्वारा ही प्रोत्साहित किया जाता है। इसके बारे में बताया गया है कि किस प्रकार से आखिरकार बचत किया जाता है और किस प्रकार से निवेश किया जाता है, किन किन वस्तुओं पर, किन किन उद्योगों पर किया जाता है, ताकि उससे कुछ ना कुछ हमें लाभ भी प्राप्त हो सके और कुछ ना कुछ जो है कि सुरक्षित भी रह सके जो वस्तुएं होती हैं। आयात प्रतिस्थापना केंद्रित किसे कहते हैं, आखिरकार क्या है, 4th पॉइंट हमारा है। इसका अर्थ यह है कि जो विदेशों से आयात की जाने वाली वस्तुएं होती हैं ना, वस्तुओं का अपने ही देश में किया जाए, आखिरकार जो अपने ही देश में इसका वस्तुओं का उत्पादित किया जाए, वही ही आयात प्रतिस्थापन केंद्रित कहलाता है। इसे आत्मनिर्भर कहा जा सकता है कि किस प्रकार से आखिरकार जो भारत है आजकल किस तरीके से आत्मनिर्भर बनता जा रहा है, उसके बारे में बताया गया है। आगे देखते हैं क्या है। 7वां टॉपिक हमारा है भारत में नियोजन की उपलब्धियां और सफलताएं किस प्रकार से हैं, इसके बारे में जान लेते हैं पहले एक बार। भारत में नियोजन की उपलब्धियां, सफलताएं जो हैं वो निम्न प्रकार से हैं। पहले हम ये जान लेते हैं कि किस प्रकार से आखिरकार जो उपलब्धियां हैं उसके बारे में। राष्ट्रीय आयात में वृद्धि जो होती है, किस प्रकार से आखिरकार जो एक केंद्र सरकार के द्वारा किस प्रकार से उसकी कोष में जो होती है, मुद्रा कोष में किस प्रकार से वृद्धि होती है, उसके बारे में बताया गया है। राष्ट्रीय आय में वृद्धि आर्थिक समृद्धि का प्रतीक कहलाता है। नियोजन से पहले की बात करें तो भारत का राष्ट्रीय आय में केवल 0.5% है, प्रतिवर्ष की दर से वृद्धि हुई थी। इस प्रकार से भारतीय अर्थव्यवस्था एक गतिहीन अर्थव्यवस्था थी। पहले की योजना में राष्ट्रीय आय में वृद्धि का लक्ष्य केवल 2% रखा गया था, प्रतिवर्ष रखा गया था, जबकि वास्तव में राष्ट्रीय आय में केवल 4.6% की वृद्धि हुई थी। कहीं ना कहीं एक हिसाब से जिस वास्तविकता से रखी गई थी उसकी प्रतिशत की आय, उसमें कहीं ना कुछ वृद्धि जरूर हुई है। और सेकंड पॉइंट हमारा है प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। जो प्रति व्यक्ति आय है ना, उसकी रोजमर्रा की जिंदगी में किस प्रकार से आखिरकार उसकी प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है प्रतिदिन की, उसके बारे में बताया गया है इसमें।
समय के साथ साथ प्रति व्यक्ति आय में भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रिकॉर्ड की गई है, कुछ ना कुछ वृद्धि हुई है लोगों की आय में। और नियोजन से पहले की अवधि की बात करें तो इसके दौरान प्रति व्यक्ति आय में होने वाली वृद्धि दर केवल जो थी वो नाममात्र की थी। जो आखिरकार जो प्रति व्यक्ति आय थी ना पहले बहुत ही ज़्यादा कम थी, बाद में जो इसके द्वारा जो नियोजन की आर्थिक नीति अपनाई गई कुछ ना कुछ बदलाव आया है, जिससे कि लोगों की आय में भी बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है। आगे देखते हैं, योजनाओं की शुरुआत में वृद्धि की गति जो थी बहुत ज़्यादा धीमी थी। पहली योजना में यहाँ केवल 2.7% थी, लेकिन बाद में ये बढ़कर के 11वीं योजना में 6% रिकॉर्ड की गई थी। एक हिसाब से बहुत ज़्यादा कम हो गई थी बहुत ज़्यादा एक हिसाब से बढ़ गई थी। 6% और 2.7% में था, इसके बीच में अंतर था। ये 12वीं योजना की बात करें तो 5.3% प्रतिवर्ष की वृद्धि दर का अनुमान लगाया गया था उस समय केवल। और तीसरा पॉइंट हमारा है, बचत तथा निवेश दर में किस प्रकार से वृद्धि हो रही है उसके बारे में बताया गया है। पहला पॉइंट हमारा है, 1950 से लेकर के 1951 में बचत की दर राष्ट्रीय आय का 95% था, और 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंत में 2011 से लेकर के 2012 में बचत की दर बढ़कर 31.3% हो गई है, और 2016 से लेकर के 2017 में केवल इसका 30.3% होने का अनुमान लगाया गया था। और निवेश की दर किसे कहते हैं? आखिरकार जो निवेश की दर है ना, अभी तो हमने बचत देखी कि किस प्रकार से बचत होती थी, किन किन वर्षों में कैसी थी उसके बारे में बताया गया है। अब हम निवेश जान लेते हैं एक बार, निवेश की जो दर थी वो किस प्रकार से थी। 1950 से लेकर के 1951 में जीडीपी की जो दर थी ना, वो निवेश की जीडीपी की दर 9.3% था, जो कि बढ़कर 2016 से लेकर के 2017 में 30.9% हो गया। बहुत ज़्यादा एक हिसाब से वृद्धि हुई है। तो 1950 से 2016-17 में 1950 के मुताबिक 2017 में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है कहीं ना कहीं। आर्थिक आधारित संरचना किसे कहते हैं, एक बार ये पॉइंट समझ लेते हैं क्या है आखिरकार। पहला हमारा पॉइंट है, यातायात तथा संचार के साधन में सिंचाई की सुविधा तथा बिजली उत्पादन की क्षमता इसमें शामिल की जाती है, बैंकिंग शामिल किए जाते हैं। आखिरकार जो आर्थिक आधारित संरचना यानी कि जो आर्थिक से रिलेटेड हमारी आवश्यकता, दैनिक जीवन में जो आवश्यकता होती है किन वस्तुओं की, उनके बारे में बताया गया है। यहाँ सभी आर्थिक आधारित संरचना के मुख्य तत्व हैं तथा योजनाओं के समय बुनियादी आर्थिक ढांचे में परिवर्तन हुए हैं। और सन 1950 से लेकर के सन 1951 में बिजली उत्पादन की जो क्षमता थी ना केवल 2300 मेगावाट थी, और यहाँ बढ़ करके 2017 में 3,30,861 हो गई है मेगावाट। इतनी ज़्यादा वृद्धि हुई है कहीं ना कहीं, क्योंकि 1950 में 1951 में केवल 2300 मेगावाट थी, जो कि 2017 में बढ़ करके कुछ समय का भी अनुमान लगाया गया है कि समय के ड्यूरेशन टाइम जो थी उस समय के हिसाब से लगता है कि कमी है फिर भी, क्योंकि इतने सालों के बाद भी फिर भी 3,30,861 मेगावाट है केवल। उस समय केवल 1950 में केवल 2300 मेगावाट थी। आगे देखते हैं, हमारा अगला 8वां टॉपिक है, भारत में नियोजन की सफलताएं, मतलब असफलताएं कौन कौन सी थी आखिरकार भारत में, उसके बारे में जान लेते हैं पहले हम। 8वां टॉपिक हमारा, भारत में नियोजन की असफलताएं निम्न प्रकार से है। पहला हमारा दयनीय निर्धनता, बेरोजगारी संकट कौन कौन से क्या हैं, और अपर्याप्त आधारित संरचना क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं एक बार। पहला हमारा है दयनीय निर्धनता। आखिरकार जो दयनीय निर्धनता ये क्या है एक बार जान लेते हैं। हमारा पहला पॉइंट है, नियोजन का केंद्रीय विषय निर्धनता वनुमूलन में था, जो कि परंतु जिस स्थिति में हम खड़े हैं वह इस प्रकार से व्यक्त की जा सकती है कि भारत में जनसंख्या का केवल 21.9% भाग था उस समय, अभी भी निर्धनता रेखा से नीचे है, जो कि अपना जीवन बिता रहा है कहीं ना कहीं एक हिसाब से किसी न किसी तरीके से अपना जीवन जो है काट रहा है, बिता रहा है। यहाँ केवल वह लोग हैं जिन्हें जीवन की मौलिक आवश्यकताएं, जो मौलिक आवश्यकताएं वस्तुएं होती हैं, जो कि भोजन, निवास, वस्त्र, रोजगार, जो इसके लिए जो प्राप्त नहीं हो पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, उन्हीं वही लोग को ही दयनीय निर्धनता से नीचे रखा गया है, उनकी श्रेणी में रखा गया है। जो कि जो व्यक्ति जो रोजी रोटी, कपड़ा, मकान जो प्राप्त ही नहीं कर सकता है, काम ही जो व्यक्ति काम नहीं करेगा वो रोजगार कैसे प्राप्त कर सकता है। निर्धनता का यहाँ डायग्राम आप समझ सकते हैं किस प्रकार से लोग हैं। कुछ लोग जो हैं कि अधिक मात्रा में बेरोजगार हैं, बच्चे जो हैं अधिक मात्रा में कूड़े में से खाना खा रहे हैं उठा करके, और कुछ लोग जो हैं यहाँ पर वस्तुओं की जो मारामारी है, यहाँ पर किस प्रकार से पानी नहीं मिल रहा, सूखा पड़ा हुआ, अकाल आज जैसा आया हुआ है, उसके बारे में डायग्राम से आप समझ सकते हैं। और सेकंड पॉइंट हमारा है बेरोजगारी संकट। आखिरकार जो बेरोजगारी संकट है ये किसे कहते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। पहला पॉइंट हमारा है, रोजगार से अधिक अवसरों का सृजन करने के बावजूद भी बेरोजगारी की चुनौती अभी भी कम नहीं हुई है।
और पहली पंचवर्षीय योजना के बाद है केवल 53 लाख लोग जो थे वो बेरोजगार थे। इतना ज़्यादा लोग जो थे उस समय बेरोजगार थे। और 11वीं योजना के अंत में इनकी संख्या बढ़ करके 4 करोड़ हो गई है, यानी कि जो 53 लाख थे वो 4 करोड़ हो गई है। यानी कि कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा कुछ भी कदम नहीं उठाया गया है, जो कि बहुत ज़्यादा एक हिसाब से कहीं ना कहीं कमजोरी मानी जा सकती है, कमजोरी कहा जा सकती है। आगे देखते हैं अपर्याप्त आधारित संरचना। जो अपर्याप्त आधारित संरचना, इसके बारे में जान लेते हैं कि क्या होता है आखिरकार। पहला पॉइंट हमारा है, नियोजन के 67 वर्ष होने के बावजूद भी आधारित संरचना जो थी ना बहुत ज़्यादा कम थी, बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी, जिससे बिजली, सड़क, बांध, विद्यालय, महाविश्वविद्यालय का विकास तो अपर्याप्त होना ही होना था। क्योंकि जो है सरकार के द्वारा जितने भी प्रकार के कदम उठाए गए थे बहुत ही कम थे, ना के बराबर थे उनके। विशेष रूप से बिजली का अभाव जो था देश के संपूर्ण विकास और समृद्धि की प्रक्रिया में एक बहुत ज़्यादा गंभीर बाधा बना हुआ था, जिससे कि लोग बेरोजगार थे ही थे, और कहीं ना कहीं अशिक्षित भी बहुत ज़्यादा लोग थे, जो कि उस समय से लेकर के आज तक इतने ज़्यादा 67 वर्ष के बाद भी कहीं ना कहीं एक हिसाब से जो बिजली है, सड़क है, बांध है, विद्यालय है, विश्वविद्यालय है, महाविश्वविद्यालय, जो कि अधिक मात्रा में कहीं ना कहीं एक हिसाब से सरकार के द्वारा जिन कदम ना उठाने का प्रयास किया गया है उसके बारे में बताया गया है। तो हमारा यहाँ पर सेकेंड चैप्टर ख़त्म हो गया। सेकेंड चैप्टर का जो पार्ट 2 है वो पूरी तरह से ख़त्म हो गया। तो पूरी तरह से ये चैप्टर जो है वो ख़त्म हो चुका है। और हमारे रस्तोगी सर हैं, उन्होंने पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी के कुछ चैप्टर स्टार्ट कर दिए हैं सिलेबस के अनुसार, तो वो आप वीडियोस देख लीजिएगा। बाकी मैं आपसे अब अगली वीडियो में मिलूँगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।